अगर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो आपका एनर्जी से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो एनर्जी वाला एक्सप्रेशन सब बच्चे करके जाएंगे, स्प्रिंग वाला एक्सप्रेशन सब बच्चे करके जाएंगे, उसकी डेरिवेशन भी, पेंडुलम वाला भी सब बच्चे उसको डिराइव करके जाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर से याद रखनी है वो ये है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सप्रेशन आता है वो क्या है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आपके पास आता है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वो वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। उससे आप अपनी वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में मैंने इसमें ऐड कर रखा है बच्चों, तो वो भी अगर वहां तक हम पहुंचे तो वो भी कर लेंगे। अब एक एक करके शुरू करें क्वेश्चन सॉल्व करने। आप प्रो स्टूडेंट हो भाई, मेरे को तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है सब लोगों पे। एक एक करके क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में यही है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी शॉर्ट नहीं है, थोड़े लंबे ही है, तो डरना नहीं है उनको देखकर। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं बोल रही हूँ कि एनर्जी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये पहला क्वेश्चन भी आपके एनर्जी वाले टॉपिक से ही है। आप लोगों से पूछा है कि कौन सा डिस्टेंस ऐसा है मीन पोजीशन से जहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, दैट बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। सो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ऑसिलेटर? पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है बेटा ऑसिलेटर के केस में? पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को आप लिखते हो हाफ के ए स्क्वायर की तरह। ठीक है, सॉरी, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मीन पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, जिसपे आपका इनिशियली एसएचएम में जो जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली उसी पोजीशन पे होती है, वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। जब आप एसएचएम परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट ले ली, उसमें कुछ फोर्स डेवलप हो गई, रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, तो वो ऑसिलेट करता रहता है। राइट, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। इसको आप ऐसे भी लिखते हो कि इट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को पता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी गाइस? बच्चों ने ऐसे आंसर भी निकाल दिया है, गुड जॉब, ऐसे मेरे से भी आगे चल रहे हो। काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन सब बच्चे याद रखोगे, वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन सब बच्चे याद रखोगे कि वेलोसिटी आपके पास आ जाती है अंडर रूट ऑफ, वेलोसिटी आपके पास आती है, कितनी आती है? अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रहता है, इट इज अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, नहीं ओमेगा स्क्वायर नहीं आता, हाँ ओमेगा स्क्वायर आता है, अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास वेलोसिटी आती है। तो अगर इसको मैं काइनेटिक एनर्जी में सब्सटीट्यूट करूं, आई कैन राइट इट एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, कभी कभी उसका न्यूमेरिकल आ जाता है। और ये दोनों जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशंस हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो अब आपको निकालना है डिस्टेंस जहां पे ये दोनों इक्वल हो रही हैं, तो इक्वल कर देते हैं। लेट लेट द टू एनर्जीज let the two energies be equal, let the two energies be equal at distance x, है ना। अगर ये डिस्टेंस x पे इक्वल है तो इन दोनों की इक्वल करके x की वैल्यू निकाल के बता दो कितनी आएगी। अगर ये डिस्टेंस x पे इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल लिख देते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा सही बोल रहे हो, आंसर जिन बच्चों का आया है सही आ रहा है, गुड जॉब। तो यहां से कुछ काटा पीटी कर सकते हैं, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म कट जाएंगी अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी। दिख रहा है बेटा, विजिबल है सब बच्चों को? ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म कट गई मैम, मेरे पास बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से निकाल के बता दो क्या वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बता दो। 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाय 2 आएगी और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। तो जब भी आपका पार्टिकल इस डिस्टेंस पे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहेंगी। तो सब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, ए बाय रूट 2 आपने आंसर निकाला है, तो सब बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने देखा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर लिखते हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वेलोसिटी वाली जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करके काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। इन दोनों को इक्वेट किया, मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। सिंपल क्वेश्चन, एक और बार पहले भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब आगे चलते हैं, दो एक्चुअल में छोटे छोटे क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल हार्मोनिक, यार एक्स स्क्वायर को इस साइड पे ले जाओगे शिवानी तो 2 आ जाएगा ना, 2x² हो जाएगा ना बेटा। x² इज इक्वल टू a² माइनस x² है ना आपके पास, तो x² को इधर लेके जाओगे तो 2x² हो जाएगा। बेटा ये प्रॉब्लम को बताओ अब कैसे सॉल्व करा जाए। ये प्रॉब्लम को प्रैक्टिस से होगी, मेरे पास खाली एक ही इलाज है इस प्रॉब्लम का, प्रैक्टिस। एक बार रिपीट कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वी। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो कि v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको यहाँ पे पुट इन करते हो तो आप इन दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो a के टर्म्स में। वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस a अपॉन रूट 2। ठीक है, इज इट ओके गाइस? क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। शिवानी, श्रेया, क्लियर है बच्चों? बेटा अगर आप रूट लेते हो तो प्लस माइनस दोनों साइन हो सकते हैं ना, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है ना बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ के, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है ना, तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, एक बार ऑसिलेशन रिवाइज करना है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, मैं चलने लगी हूँ, जमीन रुक गई है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा हैंड रेज मत करो, ठीक है, बच्चों को जो भी दिक्कत है एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो। हैंड रेज करते हो ना तो आई थिंक चैट पे मेरे को भी दिखाई नहीं देता कि बच्चे क्या लिख रहे हैं, तो हैंड रेज अवॉइड करना। अगर स्क्रीन स्टक हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप चैट बॉक्स पे लिख देना बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट x इज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस 4 पाई स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। इसका टाइम पीरियड बताना है, तो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कैसे करोगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन क्या होती है, फॉर एसएचएम, फॉर एसएचएम एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है बेटा एसएचएम के केस में। वेरी गुड, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं पढ़ा। हमें गिवन क्या है, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो हमें इक्वेशन क्या गिवन है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई यहां से मेरे पास, ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा, ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, ओमेगा जो होगा वो उससे टाइम पीरियड निकल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी दैट विल इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गई ओमेगा की वैल्यू, है ना। तो अगर ओमेगा की वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू आपको पता है 2 पाई अपॉन ओमेगा होती है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 सेकेंड। सो दैट इज योर आंसर गाइस, आपका आंसर है इस क्वेश्चन का 1 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन आया तो सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन को देख के डरोगे तो नहीं। बेटा मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो ना, एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आपकी एसएचएम की इक्वेशन होती है। अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे एक्सेलरेशन वाली, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर एक्स ही तो गिवन है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए ना, यहाँ से कंपेयर करके। बेटा ये ओमेगा की यूनिट होती है, ओमेगा की एसआई यूनिट आपकी रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, ओमेगा की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी रेडियन पर सेकंड होती है। इज दिस ओके गाइस, ये क्वेश्चन क्लियर है। पूजा, शिवानी, क्लियर है बेटा? बाकी बच्चों को भी क्लियर है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, एक बार ये बता देना। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का एक्सप्रेशन कितना होता है, किसी को याद हो तो। बेटा 4 पाई स्क्वायर आपका ओमेगा स्क्वायर के बराबर है ना, अगर इसका रूट लोगे तो 2 पाई आ जाएगा ना आपके पास। यहाँ पर हमें एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है पूजा बच्चा, एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, -ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है आपकी एसएचएम की इक्वेशन। ठीक है, जो हमें इक्वेशन गिवन है अगर मैं इससे कंपेयर करती हूँ
तो इक्वेशन जो गिवन है वो मेरे को गिवन है a इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर के बराबर आ गई ना, ठीक है। तो वहां से ओमेगा की वैल्यू आई, टाइम पीरियड आपका 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड आ गया, क्या दिक्कत है। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे, टाइम पीरियड आपका कितना होता है पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो अब यहां से बताओ, अगर एम्पलीट्यूड आप इंक्रीज करते हो तो क्या टाइम पीरियड पे फर्क पड़ना चाहिए, टाइम पीरियड पे फर्क पड़ना चाहिए अगर आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हो। एम्पलीट्यूड की बात हो रही है पलक बेटा, एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, एम्पलीट्यूड की बात हो रही है। नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। टाइम पीरियड आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, तो मतलब एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और एक्चुअल में नहीं पड़ता, एक्चुअल में नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। अब बताती हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों होती है बच्चों को, हैज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए होती है कि मैम अगर हम एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, पहले हमारा पेंडुलम खाली यहां तक आ रहा था, अब अगर हम इसको यहां तक लेकर आ रहे हैं तो टाइम भी तो बढ़ जाना चाहिए, है ना। इसको इमेजिन कर पा रहे हो कि मैम अगर हमने एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया तो टाइम भी तो बढ़ जाना चाहिए, तो टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा है सर। तो बेटा होता क्या है कि अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो ना, तो आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी उतनी ही बढ़ जाती है, तो टाइम पीरियड आपका सेम रहता है। सो एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू निकल गई बेटा ऊपर वाले क्वेश्चन में, मुकेश बच्चा दिक्कत आई क्या। ये क्वेश्चन क्लियर है अभी, दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, एक एक मार्क वाले क्वेश्चन है ये। लास्ट में तो बेटा ओमेगा की वैल्यू आपकी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर आ गई, अगर इसका रूट ले लोगे तो 4 का रूट 2 होता है, पाई स्क्वायर का पाई होता है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई रेडियन हो जाएगी ना बेटा, 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू भी तो 2 पाई है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 सेकंड आ जाएगा ना टाइम पीरियड, ठीक है। सेकंड वाला रिपीट कर देती हूँ। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि पहले मेरा पेंडुलम यहां से कर रहा था, पहले मेरा पेंडुलम यहां से कर रहा था, और अब जो मेरा पेंडुलम है वो यहां से कर रहा है, अब जो मेरा पेंडुलम है उसका एम्पलीट्यूड मैंने बढ़ा दिया है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर हमने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड बढ़ना चाहिए, बट बेटा टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड से कोई डिफरेंस नहीं होता। आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहे हो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो ना पेंडुलम का, तो पेंडुलम आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो भी बढ़ जाता है, और टाइम पीरियड आपका सेम रहता है। तो ये आप उसकी एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो कि पेंडुलम का टाइम पीरियड खाली लेंथ जो है पेंडुलम की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है बेटा। कृष्णा एक बार चेक करो क्यों आ रहा है, सेकंड्स 1 सेकंड ही आएगा बच्चा इसका आंसर। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई आ रही है ना बेटा, 2 पाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1, सुषमा ने लिख भी दिया। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलूं, क्रिस्टल क्लियर, तो अगले क्वेश्चन पे आओ। अब यहाँ पर आपको ये अजीब सा एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर आपको ये अजीब सा एक फंक्शन दे रखा है। ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा। डू यू गाइस थिंक दिस विल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, डू यू गाइस थिंक दिस विल रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास दो पीरियोडिक फंक्शंस है, नहीं बेटा करेगा शिवानी बच्चा ये, अगर आपके पास दो पीरियोडिक फंक्शन है, उनको अगर मैं कंबाइन भी कर दूं तो वो जो रिजल्टेंट फंक्शन बन रहा होता है वो भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। तो इसको, इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे, ऐसे निकालेंगे। यहाँ पर एक ट्रिक है उसको समझो। दिस फंक्शन इज गिवन टू यू एज साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। दिस फंक्शन इज गिवन टू यू एज साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, so I can divide and multiply this by root 2, can I do that, I can divide and multiply this entire thing by root 2, कर सकती हूँ, है ना। डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको रूट 2 से। क्वेश्चन शो हो रहा है शिवानी बेटा, शिवानी साक्षी को शो नहीं हो रहा बच्चों। अभी बताती हूँ क्यों डिवाइड कर रहे हैं, कर सकती हूँ ना, पहले मैथमेटिकली तो कर सकती हूँ ना, क्यों नहीं कर सकती, क्यों कर रही हूँ। आपको पता है कि साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। मैं इसको इसलिए कर रही हूं ताकि जो मेरी एसएचएम वाली इक्वेशन है मैं उसमें इसको डिराइव कर पाऊं। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ दैट दिस 1 अपॉन रूट 2 विल बी इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 साइन ओमेगा टी प्लस साइन पाई बाय 4 कॉस ओमेगा टी
एक सेकेंड, आई थिंक स्क्रीन स्टक है, लेट मी रिफ्रेश इट। मैंने ये 1/√2 की जगह cos π/4 और sin π/4 लिख दिया, तो ये कर सकती हूँ ना, 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको उस टर्म में लाना चाहती हूँ। किस टर्म में? दैट साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है? एक बार स्टार्ट रिपीट कर दूंगी, साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, अब इस पे एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को जो फंक्शन गिवन है वो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी गिवन है। तो आप लोगों को पता है कि एसएचएम की ये इक्वेशन नहीं होती। अगर मुझे इस केस में एम्पलीट्यूड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो वो मैं एसएचएम की तरह इसको नहीं निकाल सकती। तो वो करने के लिए मुझे इसकी जो एसएचएम वाली इक्वेशन है, जो होती है मेरी ए साइन ओमेगा टी वाली इक्वेशन, ए कॉस ओमेगा टी वाली इक्वेशन, उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या किया, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया √2 से। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1/√2 जो होता है इट इज इक्वल टू साइन π/4 एंड इट इज इक्वल टू कॉस π/4। तो अब जो ये साइन ओमेगा टी के साथ में √2 है, आई कैन राइट इट एज कॉस π/4, और जो कॉस ओमेगा टी के साथ में √2 है, आई कैन राइट इट एज साइन π/4। तो यहां से मेरे पास साइन a प्लस बी वाली टर्म बन जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा आपका फंक्शन है ना, ये जो पूरा का पूरा आपका फंक्शन है, इसको आप रीराइट कर सकते हो। यू कैन रीराइट दिस। बेटा जो भी डाउट है चैट बॉक्स में लिख दो, हैंड रेज करते हो तो मुझे चैट विजिबल नहीं होती बच्चा। ठीक है, तो इसको अगर आप रीराइट करते हो तो आपके पास आ जाएगा इसका एक्सप्रेशन √2 ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस π/4। तो अब ये आपको लग रही है एसएचएम की इक्वेशन। नाउ कैन यू गाइस सी दैट यस दिस इज रिप्रेजेंटिंग एसएचएम। समझ में आया कि क्यों किया √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो हम लगा पाए। ये समझ में आई चीज बच्चों? सोनाली, मिसुमा, दीपक, ज्योति, समझ में आई बेटा? शिवानी, सोनम, पलक, सब लोग ऐसे वाई 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 पूछ रहे थे। ठीक है, तो अब यहां से ना एक और इम्पोर्टेंट चीज है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपसे पूछे कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये भी आपके कभी कभी पेपर में पूछा जाता है, तभी ये डेरिवेशन करिए। अगर आपसे कोई इसका एम्पलीट्यूड पूछे तो इसका एम्पलीट्यूड √2 हो जाएगा। द एम्पलीट्यूड विल बी √2 मीटर्स। फेज जो कांस्टेंट रहेगा वो π/4 रहेगा, और यहाँ का टाइम पीरियड जो रहता है, क्योंकि साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो टाइम पीरियड आपका 2π के बराबर ही रहता है। टाइम पीरियड आपका 2π के बराबर ही रहता है, 2π/ω के, जो हमारी टाइम पीरियड की एक्चुअल में वैल्यू होती है। ताकि बेटा इसको हम, हमारी बताओ, हमारी एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसएचएम इक्वेशन? एसएचएम की इक्वेशन को आप कुछ ऐसे लिखते हो ना, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या फिर एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो उस टर्म में मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा ना। ये वाला जो एक्सप्रेशन है मुझे गिवन है, एफ टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो ये मेरा, मुझे पता है कि एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जो एसएचएम की इक्वेशन है उसको तो ये फॉलो नहीं कर रहा। रिपीट तो कर रही हूँ बच्चा, है ना? ये वाला जो फंक्शन है मेरा, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग माय एसएचएम। एसएचएम की जो इक्वेशन होती है उसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने, ताकि इसको मैं साइन वाली टर्म में रिड्यूस कर पाऊं, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया √2 से। तो जब मैंने ये वाली ट्रिक करी तो इससे क्या हो रहा है, नाउ आई कैन राइट 1/√2 एज cos π/4, हियर आई कैन राइट 1/√2 एज sin π/4। ठीक है, तो जब मैं ये चीज करती हूँ तो मेरी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। यू कैन अप्लाई दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हियर, और उससे आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाती है √2 sin ओमेगा टी प्लस π/4। सो नाउ दिस इज एन इक्वेशन फॉर एसएचएम। नाउ यू गाइस कैन सी दैट दिस इज एन इक्वेशन फॉर एसएचएम। ठीक है, तो अब आप लोगों को दिख रहा है कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी एसएचएम के लिए ट्रू है। यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड जो है वो √2 के बराबर है, जो आपका फेज कांस्टेंट है वो π/4 के बराबर है, टाइम पीरियड इस सिचुएशन में आपका 2π/ω के बराबर आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है बेटा? विभा, मनसा, मुकेश, शिवानी, सब बच्चों को कंफ्यूजन थी? क्रिस्टल क्लियर है? चलो एक बच्चा, 4-5 में से एक बच्चे को समझ में आया। ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी ना बच्चा, √2 तो आपके पास बाहर था ही, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आपका साइन ए प्लस बी के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे आपके पास साइन ओमेगा टी कॉस π/4, साइन π/4 कॉस ओमेगा टी के बराबर है। सो आई कैन राइट इट एज साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ठीक है बच्चा, कुछ भी नहीं किया। साइन ओमेगा टी आपका ना एनसीईआरटी में भी है शायद, इसीलिए मेरे को लगा था कि आप बच्चों ने पहले भी कर रखा होगा बेटा। साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी आप लोगों के पास है। ओमेगा तो बेटा क्वेश्चन में ही गिवन है आपको।
तो इसको मेरे को एसएचएम की इक्वेशन में अगर कन्वर्ट करना है, आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय √2 एंड डिवाइडेड इट बाय √2 एज वेल। तो जब मैं ये ट्रिक करती हूँ तो cos π/4 आ जाता है, क्योंकि मुझे पता है 1/√2 इज इक्वल टू cos π/4। ये ट्रिकी इसलिए करी जाती है। तो यहाँ पे cos π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 की जगह, 1/√2 की जगह इधर मैं sin π/4 लिख रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय √2 है ही। ठीक है सुहाना बच्चा। अब यहाँ पर जब मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाती हूँ, हाँ डेरिवेशन नहीं है, ये क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इवन डेरिवेशन, दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर ये sin a cos b प्लस cos a sin b वाली आइडेंटिटी लगाती हूँ, तो ये जो पूरी की पूरी चीज बनेगी मेरी, दिस विल रिड्यूस टू sin ओमेगा t प्लस π/4 एंड आई विल गेट दिस इन द फॉर्म ऑफ एसएचएम। तो अब मेरे पास ये एसएचएम की इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, 2π/ω के इक्वल आएगा, और एम्पलीट्यूड भी देख सकते हो, √2 आता है। कभी कभी एम्पलीट्यूड पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, अगर इस तरीके का कुछ है तो √2 से ही करोगे, ताकि इसको इस चीज में रिड्यूस कर पाओ, ये होएगा, वरना हो नहीं पाएगा। ठीक है, आगे चलूं? क्लियर है? तो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन भी, मतलब सारे क्वेश्चंस पॉसिबल वाले ही हैं, अच्छे क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपकी जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ है, जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको आपने 21% से बढ़ा दिया। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट से आपका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। अब तो टाइम पीरियड चेंज होगा ना, क्योंकि लेंथ आपकी चेंज हो गई है। तो आपको बताना है कि टाइम पीरियड आपका कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है हुसैन बेटा, आपने हैंड रेस कर रखा है, जो भी डाउट है बेटा चैट बॉक्स में लिख दो, जिसके बच्चे को डाउट हो रहा है। ठीक है, तो हैंड रेस करोगे फिर चैट बॉक्स में लिखोगे, उसमें टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा आप चैट बॉक्स में पहले ही लिख दो। तो यहाँ पर लेट मी से दैट इनिशियल लेंथ है मेरी एल के बराबर, इनिशियल लेंथ है मेरी एल के बराबर। तो मेरी फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस 21/100 ऑफ इनिशियल लेंथ। है ना बेटा, अभी विजिबल है? मैंने क्या बोला, अगर इनिशियल लेंथ एल आई है तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनिशियल लेंथ में मैंने 21% ऐड कर दिया, इनिशियल लेंथ में 21% ऐड कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू 1.21 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल लेंथ। दिस इज माय फाइनल लेंथ। है ना, इनिशियल लेंथ मेरी 1.21 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल लेंथ आ गई ना, जो फाइनल लेंथ के बराबर है। अब आपका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड हो जाएगा आपका, जो आपका फाइनल टाइम पीरियड होएगा, इट विल बी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ फाइनल लेंथ अपॉन जी। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है? 2π अंडर रूट ऑफ L by G. So it will be equal to what? Time period will be equal to what? 2π under root of final length upon G. So I can write the final time period as 2π under root of 1.21 Li upon G. ये 1.21 का रूट कितना होता है? किसी को याद है ऐसे कि मैम 11 को स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, तो 1.21 का रूट हो जाएगा आपका 1.1। तो एक तरीके से आपके पास फाइनल टाइम पीरियड कितना आ गया? 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 2π अंडर रूट ऑफ Li अपॉन G। और यही तो मेरा इनिशियल टाइम पीरियड है। दिस एंटायर टर्म हियर इज माय इनिशियल टाइम पीरियड। तो मेरे पास क्या रिलेशन आ गया? दैट फाइनल टाइम पीरियड इज 1.1 टाइम्स द इनिशियल टाइम पीरियड। सबसे पहले ये चीज बताओ, ये चीज समझ में आई? स्टक है? एक सेकेंड, अभी विजिबल है बेटा? ये 1.21 में से 1.1 को मैंने बाहर लिख दिया, मेरे पास क्या बचा कि फाइनल टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ Li अपॉन G। और ये जो 2π अंडर रूट ऑफ Li अपॉन G है, ये मेरा इनिशियल टाइम पीरियड है। इनिशियल टाइम पीरियड यही तो होगा ना, 2π अंडर रूट ऑफ L by G के बराबर। तो फाइनल टाइम पीरियड कितना आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 1.1 ऑफ Ti। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इसमें? व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज? नहीं बेटा, 1.21 का रेशियो जो आपका वो होता है, 1.21 का रूट, इट इज इक्वल टू 1.1। परसेंटेज इंक्रीज बताओ कितना होगा? परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा बच्चों? बता देती हूँ बेटा, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? अरे 110 थोड़ी आएगा, इसको कैलकुलेट करके बताओ। माइनस करोगे तो 0.1, 0.1 DI डिवाइडेड बाय TI मल्टीप्लाइड बाय 100, 10% आएगा इसका आंसर। द आंसर टू दिस इज 10%। 0.1 इंटू 100 करेंगे ना परसेंटेज निकालने के लिए, तो 10% आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं फिर से एक बार, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है इस क्वेश्चन में।
इनिशियल लेंथ आपकी मैंने बोला एल आई के बराबर है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ है वो आपने 21% से बढ़ा दी, तो 21% से बढ़ाने का क्या मतलब है, जो आपकी इनिशियल लेंथ थी उसके अंदर मैंने 21/100 टाइम्स लेंथ को ऐड कर दिया, तो मेरे पास फाइनल लेंथ कितनी आ जाएगी, फाइनल लेंथ हो जाएगी 1.21 LI। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब टाइम पीरियड ही तो निकालना है, टाइम पीरियड अगर निकालोगे तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π√L/g, तो फाइनल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π√1.21 LI/g। ये 1.21 का रूट अगर लोगे तो बाहर आके ये 1.1 बन जाएगा, तो फाइनल टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 2π√Li/g। और ये जो पूरी की पूरी टर्म है आपके पास, ये वाली टर्म आपकी इनिशियल टाइम पीरियड के इक्वल है, तो ये रिलेशन आ गया ना फाइनल टाइम पीरियड और इनिशियल टाइम पीरियड में। इज इट ओके गाइस? शिवानी मैं तो पूरा क्वेश्चन रिपीट कर दिया बच्चा, अभी समझ में आया है ना? लेंथ का ही तो चेंज हुआ है, लेंथ आपकी चेंज हुई है उसके हिसाब से मैंने फाइनल टाइम पीरियड निकाल लिया। बेटा लेंथ आपकी चेंज हो गई ना, इनिशियल लेंथ में आपने 21% ऐड कर दिया, ठीक है, जो आपकी लेंथ थी उसमें मैंने 21% और ऐड कर दिया, तो 21/100 टाइम्स आप और ऐड कर दोगे तो 1.21 हो जाएगी ना ओरिजिनल लेंथ की। टाइम पीरियड आपका 2π√L/g होता है, तो वहां पे मैंने ये जो लेंथ है वो डाल दी, ठीक है, तो ये 1.21 Li/g हो गया। अब यहाँ से 1.21 का अंडर रूट करोगे तो 1.1 बाहर आ जाएगा, तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 2π√Li/g अंदर बचेगा, ये आपका इनिशियल टाइम पीरियड है, तो बस आ जाएगा आंसर यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? हाँ मैं समझ गई बेटा, अभी समझ में आ रहा है सब बच्चों को, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझ में आया बेटा? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सीसी माने क्रिस्टल क्लियर। तो चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, यहाँ पे आपको शो करना है, थोड़ा सा ये शो वाला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क में आ सकता है। बेटा 1.21 हो जाएगा ना अगर 21% कोई चीज को ऐड करते हो। अगर किसी की वैल्यू 100 है, 100 के अंदर अगर आपने 21% ऐड किया तो 21 अमाउंट ऐड कर दोगे तो 121 नहीं हो जाएगी क्या उसकी वैल्यू? ये परसेंट वाली चीज तो ना ये 7th 8th में पढ़ी थी, ये वाली मैथ्स सब बच्चों के टिप्स पे होनी चाहिए। ये मैथ्स जब आप लोगों के ऐसे मार्क्स निकल के आएंगे तब परसेंटेज 1 मिनट में कैलकुलेट कर लोगे सब लोग, यहाँ पे परसेंट में दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन कर ले, ये थोड़ा सा प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका 2 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है, जो पिछला वाला भी था वो भी 2 मार्क के आसपास का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको बोला है कि अगर आप इस टाइम को बढ़ा दो बाय 2π/ω, मतलब आपका जो नया टाइम है इट इज इक्वल टू t प्लस 2π/ω, तो आपको दिखाना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा। क्वेश्चन समझ में आया? ये तो पहले भी कर रखा है जब हम टाइम पीरियड निकाल रहे थे, तो कर देते हैं। y इज इक्वल टू a साइन, ये जो नया टाइम पीरियड है, जो ये नया टाइम हमने लिखा है, इस पे कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू ओमेगा इंटू टी प्लस 2π/ω प्लस 5। इज दिस ओके गाइस? सो आई कैन राइट दिस एज a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 2π/ω प्लस 5। यहां तक क्लियर है सबको? सिंपल है, मैथ्स कर रही हूं। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहां से ओमेगा और ओमेगा कट गया, मेरे पास खाली 2π बचा, खाली 2π बचा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज में आएगी। ऐसा कुछ पढ़ा होगा दैट साइन थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा है बचपन में दैट साइन थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू साइन थीटा? ये बेटा विजिबल है आई थिंक स्क्रीन, है ना? तो यहां से मेरी जो y की वैल्यू है ये भी तो आपकी थीटा प्लस 2π के फॉर्म में हो गई, सो दैट मीन्स दैट दिस विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आ गया आंसर, यही तो निकालना था। हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं ना नीचे, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हो गया, खत्म क्वेश्चन। बेटा ये आई थिंक पढ़ा होगा एक बार, ट्रिग्नोमेट्री मैंने बार बार बच्चों को बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री ये वाली तो चीज 10th में आती है, जो ये क्वाड्रेंट वाली चीज होती है ये तो 10th में आ जाती है ना। ठीक है, कि अगर आप साइन थीटा प्लस 2π करते हो तो साइनोसॉइडल फंक्शंस का पीरियड जो होता है वो 2π होता है, तो आपकी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। एक बार रिपीट कर देती हूँ,
मैंने भी पढ़ाया था भाई, मैं बता रही हूँ, मैंने पढ़ाई थी ये चीज। ठीक है, ऐसे क्लासेस अटेंड करो बेटा। ठीक है, बायो वाले भी बच्चे हो मैं मानती हूँ, बट मैंने आपको वही चीज बोली है कि आप लोगों ने मैथ्स को छोड़ा है, मैथ्स ने आप लोगों को नहीं छोड़ा है। मैथ्स आपका बस नाम चेंज करके फिर से पीछे पड़ चुकी है। अब मैथ्स की जगह आपके पास फिजिक्स आ गई है, तो वहां पे भी आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये 4 चैप्टर हैं बस, जिसके बेसिक्स आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके अलावा कोई चीज आपकी इतनी मैथ्स में काम नहीं आती, वो आप लोगों को पता है। बट हाँ, ये बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री के, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर, ये 3-4 चीजें तो पता होनी चाहिए। हाँ, मैथ्स का एक अवतार ही है, ऐसे बस नाम चेंज करके आ गया है, वो और कुछ नहीं हुआ है। मेरे तो, मैं बता रही हूँ, प्रोफेसर ऐसे एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में जब मैं पढ़ती थी तो प्रोफेसर ये चीज बोलते थे कि फिजिक्स इज नॉट अबाउट थियोरी एट ऑल, मैथ्स इज जस्ट अ टूल टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो मैथ्स खाली एक जरिया है जिससे आप फिजिक्स को समझते हो, तो फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स की जरूरत है ही है। ऑल राइट, तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। आपके पास इनिशियल आपको y की वैल्यू दे रखी है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आपको बोला है अगर टाइम की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा से आपने बढ़ा दी तो क्या होगा। तो अगर आप टाइम की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा। तो इफ आई ओपन अप दिस ब्रैकेट आई विल गेट ओमेगा टी प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस फाइव। ओमेगा ओमेगा कट गया, मेरे पास बचा गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 2 पाई। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, फिजिक्स के रूप में मैथ से मिल रही है, पता नहीं तुम लोगों की गाइडेंस किसने करी है ऐसे 10th में। यही होता है। तभी तो फिजिक्स, मैं तो ये रेकमेंड करती हूँ कि जो बच्चा मैथ्स, जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं है, जिस बच्चे को फिजिक्स पढ़नी है, तो पहले मैथमेटिकल टॉपिक्स, अगर स्कूल के टीचर हो या फिर जैसे यहाँ पर तो चलो आप लोग लेट आए, हम यही चीज आपकी 12th के पहले ट्राई करेंगे कि एक हफ्ता खाली मैथ्स पे लगाएंगे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर और ये ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है, 12th में तो बिल्कुल ही अटक जाओगे। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी मैथ्स यूज है, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत तगड़ी यूज है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी यूज है। ठीक है, अब इसके बाद आपकी आइडेंटिटी लग रही है ट्रिग्नोमेट्री की, दैट साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा, और आपका आंसर आ जाएगा दैट, यही तो आपका इनिशियल फंक्शन था ना। अब आपने अगर टाइम के अंदर ये ऐड भी कर दिया तब भी आपके पास इनिशियल फंक्शन वापसी आ गया। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आप सब बच्चों को। ठीक है, अब समझ में आ गया कि हाँ मैम मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलूं। चलो आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूला निकलते हैं ना उसको यूज करते हैं। साइन थीटा आपका जब भी कुछ एन पाई का फैक्टर आता है ना, 2n पाई का, तब अपने आप को रिपीट करने लगता है। साइन थीटा प्लस 2 पाई, साइन थीटा प्लस 4 पाई, साइन थीटा प्लस 6 पाई, अगर आप किसी भी चीज में ये एन मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई का फैक्टर ऐड कर रहे हो तो साइन और कोस सब फंक्शन रिपीट होने लग जाते हैं। एक पूरा सर्कल पूरा हो जाता है ना बेटा। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन में, टाइम आपका बोला है कि टाइम को अगर मैं 2 पाई बाई ओमेगा की अमाउंट से इंक्रीज कर दूंगी तो वैल्यू ऑफ वाई सेम रहनी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इंक्रीज किया इसको, मेरे पास यहाँ पर आ गया दैट दिस वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस 2 पाई। ठीक है, तो ये जो 2 पाई वाली चीज आई है इसकी वजह से हम यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर ये चीज प्रूव कर सकते हैं दैट दिस विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओनली। ऑल राइट मुकेश, ठीक है। चलो, तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन रादर। यहाँ पे आपको बोला है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आपको ए नॉट गिवन है, कैपिटल ए नॉट। मैक्सिमम वेलोसिटी आपको वी नॉट गिवन है। आपको बताना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन कितना है। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले बताओ इसको करोगे कैसे, हाउ विल यू सॉल्व दिस। हाँ, क्वेश्चन गुड है बट सॉल्व नहीं होते तो बेटा देखो श्रेया, उसका मैं सब बच्चों को सेम चीज बोलती हूँ, खाली प्रैक्टिस है तरीका। जब आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दोगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे ना, तो पहले सॉल्व करने शुरू करो, आंसर देख के सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट खुद ट्राई करो। अगर ट्राई नहीं करोगे, क्विट मार के बैठ जाओगे, तो एक भी क्वेश्चन नहीं होना। अगर बोलोगे कि नहीं 5 क्वेश्चन करूंगा, 10 क्वेश्चन करेंगे, 11 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन कर लो, जितने सॉल्व करोगे उतना ही फायदा है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। यहाँ पे ना एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या होती है। एक्स की वैल्यू होती है आपकी ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, सिंपल वैल्यू ले रही हूँ, ए साइन ओमेगा टी के बराबर ले रही हूँ। वेलोसिटी की वैल्यू हम इसको डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके आती है, नहीं आती। ए को हम कैपिटल ए से कर देते हैं।
वेलोसिटी की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके कितनी आ जाती है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी की वैल्यू इसको डिफरेंशिएट करके आती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो भी इसको डिफरेंशिएट करके आ जाती है, कितनी आती है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये चीज याद है सब बच्चों को, ये चीज याद है सब बच्चों को कि हाँ ये चीज पढ़ी थी हमने, एक्स से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाला था, दोनों को डिफरेंशिएट ही तो किया है। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आपको वी नॉट गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब कॉस ओमेगा टी आपका 1 होएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा के बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहां से मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकल जाएगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसके बराबर आनी चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी जब आपकी ए नॉट जो आपको गिवन है ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो आपकी ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, नहीं होएगी, यस मैम नो मैम। ठीक है, तो अब यहां पर हमें लगानी है एक शॉर्ट ट्रिक, ट्रिक कैसे लगाओगे, यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, ये जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन है वहां से हम ओमेगा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन ए, है ना, ओमेगा की वैल्यू वी नॉट अपॉन ए के बराबर लिख सकते हैं, वो वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन से ओमेगा की वैल्यू में वी नॉट अपॉन ए के बराबर लिख सकती हूँ ना, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, मेरे पास क्या आएगा, ए मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दैट ए नॉट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी यहां से एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो ए है आपका वो कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए नॉट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन आई विल से। ठीक है बच्चों, क्या किया एक बार सब बच्चों के लिए रिपीट करिए, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को दिक्कत जरूर हुई होगी। बेटा एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी होती है, वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के इक्वल आती है, एक्सेलरेशन इसको डिफरेंशिएट करके माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी के बराबर आती है। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी कब होगी, जब कॉस ओमेगा टी 1 होएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू में यहां से वी नॉट अपॉन ए के बराबर लिख सकती हूँ, ए नॉट आपका गिवन है क्वेश्चन में बच्चा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है तभी मैंने कैपिटल ए नॉट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ए नॉट इज रिप्रेजेंटिंग कैपिटल एक्सेल, वो कैपिटल वो क्या कहते हैं उसको ए नॉट इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन। बेटा मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन अगर निकालोगे तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब -1 होगी वो रख दो, क्या दिक्कत है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी, है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाती है ना, मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो। ठीक है, फिर यहां से ओमेगा की जो वैल्यू है वो मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए, और ए की मैंने वैल्यू निकाल ली। बेटा स्क्रीन विजिबल है शिवानी, बच्चा एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो, एक बार रिफ्रेश करके ज्वाइन करो बेटा, क्लियर है बेटा, पूजा, अली, अवनी, दिनेश, सोनी, ज्योति, क्लियर है बेटा सब बच्चों को। कॉस ओमेगा टी 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू तो कॉस ओमेगा टी जब 1 होगा तभी आएगी ना बेटा, बिंदास। चलो बच्चों को समझ में आया, अच्छी बात है, आगे चलें, एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, शॉर्ट क्वेश्चन में वो लास्ट रहेगा, तो उसके बाद थोड़ा सा डेरिवेशंस पे आएंगे। हाँ, मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहता है आपका आंसर। वी नॉट की वैल्यू ए ओमेगा आ गई ना बच्चा, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर जब कॉस ओमेगा टी 1 रखोगे तो ए ओमेगा आ जाएगी ना, तो यहां से अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूंगी वो वी नॉट अपॉन ए आ जाएगी ना, राइट सचिन। ठीक है बच्चा, आंसर अलग आ रहा है बेटा, आंसर तो यही आएगा, आंसर अलग कैसे आ रहा है ये बताओ, यही आना चाहिए आंसर, है ना। यहाँ पे देखो आप ओमेगा की जगह पे वी नॉट अपॉन ए अगर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो वी नॉट अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एक ए आपका कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड जो ए है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली ना,
वी नॉट स्क्वायर अपॉन ए नॉट ही तो आएगी बच्चा। ठीक है ज्योति, क्लियर है बच्चों? आगे चलूं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर लो यार, ये क्वेश्चन तो खुद ही कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून इज 1.7। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून? अगर उसका टाइम पीरियड अर्थ पे आपको 3.5 सेकंड गिवन है, निकाल लोगे? एक पेंडुलम पहले मून पे था, मतलब पहले अर्थ पे था, उसका टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, फिर आप उसको मून पे ले गए, अब आपको मून पे बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वही मैं बता रही हूँ। मैं जो पीपीटी हम बनाते हैं ना, उसमें एनसीईआरटी भी डालते हैं, सपोर्ट मटेरियल भी डालते हैं, सीबीएसई वाले पेपर के लिए उतना ही काफी रहता है। कुछ नहीं लिखा है अभी नित्य का बच्चा, मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। जब तक मेरे हाथ में ये पेन दिख रहा है तब तक समझ लो कि मैं कुछ लिख नहीं रही, जब ये पेन नीचे जाएगा तब हाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो चलो अब मैं लिख रही हूँ, बताना दिख रहा है नहीं दिख रहा। ऑल राइट, तो बेटा कैसे निकालोगे? टाइम पीरियड कितना होता है आपका? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। तो अगर लेंथ सेम है, 2 पाई आपका सेम है, तो टाइम पीरियड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, है ना? टाइम पीरियड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जी। इज दिस ओके? अटक गई, पता चल गया मुझे, मैजिक हो गया, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ मून डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी ऑफ मून। यहां से टाइम पीरियड ऑफ मून आ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ मून विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड जो भी अर्थ पे है अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून। ये वैल्यू निकालो, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट एंड यू विल ऑब्टेन द आंसर। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला कि टाइम पीरियड जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, तो टाइम पीरियड ऑफ मून विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीएम उसका रूट, और टाइम पीरियड ऑन अर्थ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी ऑन अर्थ उसका रूट। तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑन मून की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय जी अपॉन जीएम। ये सारी वैल्यूज प्लग इन कर दोगे, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। कितना आएगा? टाइम पीरियड ऑन अर्थ आपको 3.5 गिवन है, अंडर रूट ऑफ 9.8 अपॉन 1.7। ठीक है, तो आई थिंक ये एक दूसरे से डायरेक्टली कट हो जाते हैं। तो जब आप आंसर निकालोगे, मेरा जो आंसर आया था वो 8.4 सेकंड आया था। ठीक है, आई ऑब्टेन्ड द आंसर एज 8.4 सेकंड। इज दिस ओके गाइस? दुखी क्यों हो रहे हो? अब तो ये समझ में आ रहा है। आवाज को फॉलो करो ना, कुछ नहीं होता, टेक्स्ट भी नहीं दिख रहा तो क्या दिक्कत है? क्वेश्चन मेरे साथ साथ में सॉल्व करो। अब ये हो चुका क्वेश्चन सॉल्व, खत्म हो चुका ये क्वेश्चन, यहाँ पे वैल्यूज पुट इन करनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे चले। यस मैम, नो मैम, आगे चलते हैं मैम। मैम अभी रुक जाओ मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। चलो तो लेट अस मूव फॉरवर्ड, अब और अच्छे अच्छे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा। रूट कैसे निकालोगे? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, कि जैसे क्या वैल्यू आ रही है आपकी, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, रूट निकल जाता है बच्चा। यहाँ पे 9.8 अपॉन 1.7 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 9.8 अपॉन 1.7 की वैल्यू कितनी आ रही थी? कुछ 5.7 के आसपास आई थी मेरी वैल्यू। अगर आप निकालते हो तो आप देख सकते हो उसका रूट कितना रहेगा, मतलब 2 और 3 के बीच बीच में इसका रूट रहेगा। ठीक है, तो आ जाता है आंसर। रूट निकालने का भी तरीका होता है। एल पेंडुलम सेम है तो लेंथ सेम है ना बेटा। पेंडुलम अगर सेम है तो आपका लेंथ की वैल्यू सेम हो जाती है ना। अगर आपको क्वेश्चन ये पेपर में आएगा तो आपकी जो वैल्यूज रहेंगी वो आपको इसी हिसाब से देंगे कि वो कट जाए एक दूसरे से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्योंकि बुक का क्वेश्चन है तो इसलिए दिक्कत आएगी। ये बुक का क्वेश्चन है तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, बट अगर आपको पेपर में देते हैं तो वो इसी हिसाब से देते हैं कि आपकी वैल्यूज कैंसल आउट हो जाए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी वैल्यूज। इज इट ओके गाइज? हाँ, रूट 5.7 आएगा। अगर ऐसा कुछ मुश्किल आता है तो आप वो रूट के एक्सप्रेशन में भी छोड़ सकते हो, उसको आगे सॉल्व मत करो। ये 9.8 अपॉन 1.7 को कैलकुलेट करो, रूट के एक्सप्रेशन में छोड़ दो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। बेटा मैंने पेपर पे पहले कैलकुलेशन कर रखी थी तो इसलिए निकल गया मेरा, मैंने इतनी जल्दी नहीं निकाला, ऐसे मैं चिट्टी रोबोट नहीं हूँ।
ठीक है, तो मैंने पेपर पे कैलकुलेशन कर रखी थी इसलिए निकल गया बच्चों। ठीक है, आगे चले, एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर ले। चलो, सो दिस इज, अब थोड़े से लंबे वाले टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसको हमने क्लासेस में ग्राफ के थ्रू डिस्कस किया है, इसको अब हम थियोरेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो आपको क्या बोला है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू शो कि जो फेज डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में आपका पाई/2 का फेज डिफरेंस है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में आपका पाई का फेज डिफरेंस है। तो आपको ये दोनों चीजें यहां पर शो करनी है, यू हैव टू शो दीज थिंग्स हियर। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। पहला पार्ट है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हो, ए साइन ओमेगा टी। लिख लो सब अपनी कॉपीज में, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी होती है ना। वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करके आपके पास वैल्यू आ जाती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाती है वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो। अब कॉस और साइन के बीच में एक रिलेशन होता है, कॉस और साइन के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट साइन थीटा प्लस पाई/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या किसी ने ये चीज कभी पढ़ी है ना, अभी विजिबल है ना बेटा। ठीक है बच्चों, साइन थीटा प्लस पाई/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा आती है, तो यहां पर आ गया आंसर, आंसर आ गया मेरा, इतना ही करना है। वेलोसिटी की वैल्यू हो गई ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, so you can see that here you are having a phase difference of pi/2. You guys can see that here you are having a phase difference of pi/2. हो गया फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ। ऐसे ही एक्सेलरेशन के केस में कर लेंगे। बेटा एक बार नोट्स में देखना, इसका साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है, चलो ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है उसमें। थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी यार, मैम की मेहनत करवा रहे हो तुम लोग, ऐसे इतने बुढ़ापे में मेरी मेहनत नहीं, कर देते हैं, कोई नहीं। ठीक है, साइनोसॉइडल ग्राफ बनता है बच्चा इसका, ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना रहे। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट का है, ये आपका वेलोसिटी का है, ये टाइम के साथ प्लॉट कर रही हूँ, ये भी टाइम के साथ प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करते हो ना बेटा, जीरो पे जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है और ऐसे ऐसे करके आपका ग्राफ इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑसिलेशन हो गई, फिर ये चला गया ग्राफ, कुछ इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो मूव करता है। हाँ हाँ, मैं तो अभी गर्ल ही हूँ, ठीक है, बट ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, हाँ वैसे स्वीट 16 है, सिर्फ मेंटली 16 के हैं हम, 16 के, तो फिर तो आपसे छोटी हो जाऊंगी यार मैं। ये आपका इसका ग्राफ बन गया। अब पाई/2 आने आगे होने का मतलब है कि वेलोसिटी का ग्राफ यहां से बनता है, तो वेलोसिटी का आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा, तो ये दोनों के ग्राफ में डिफरेंस बनता है। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ आगे बनता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां से आगे बनता है। इज इट ओके? ठीक है। 14 का कैसे है बच्चा भाई, ये 14 इयर्स के कौन से बच्चे 11th क्लास में आ गए हैं। फेज बेटा, फेज जो होता है आपका, फेज आपका बताता है कि आपकी इनिशियल क्या चल रहा है ये। हाँ तो मैं भी वही बोल रही हूँ यार, व्हेन आई वाज इन 11th आई वाज आल्सो 16 आई थिंक। ये 14 इयर्स के और 15 इयर्स के भी हो यार तुम लोग तो। नहीं चलो कोई नहीं यार, ध्यान रखो अपना। फिर तो ऐसे मैं सोच रही हूँ कि आप लोग तो जो 14 इयर्स के बच्चे हैं, 15 इयर्स के बच्चे हैं, ऐसे 16 साल में आपका 12th खत्म हो जाएगा, 19 साल में ऐसे कॉलेज खत्म हो जाएगा, 19-20 साल में आपकी तो जॉब भी बहुत जल्दी लग जाएगी फिर तो। कैसे है, हाउ इज दैट पॉसिबल, मतलब 13 इयर्स की लड़की कैसे आप लोगों की क्लास में। बाकी के स्टैंडर्ड्स कहाँ गए जो बीच के होते हैं। हाँ पैसा ही पैसा होगा फिर, एक बार ऐसे मैम बचपन में ही शुरू हो गए, बचपन में ऐसे 11th क्लास में पहुंच गए हम, फिर 12th हो गई, फिर मार्क्स अच्छे आ गए, ऐसे डॉक्टर भी बन गए, जैसे 20 साल के डॉक्टर बन रहे हैं हमारे बच्चे। नहीं अच्छा, जंप कर ली क्लास, यार ये तो मतलब अलग ही इंटेलिजेंस चल रही है, बच्चों की क्लासेस जंप हो रही है। ठीक है, यहां तक समझ में आया ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बातचीत, ये बताओ।
अब आ जाओ वापसी क्वेश्चन पे। वेलोसिटी एक्सेलरेशन समझ में आया? वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पे चले। हाँ बेटा, ब्लू में मैंने लिखा है दैट साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 आपका कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के बराबर, है ना। कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो दैट इट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो आप देख लो ना, अब एक्स और वेलोसिटी में फेज डिफरेंस आ गया ना, जो वैल्यूज है उनके बीच में फेज डिफरेंस आ गया ना, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ गया बच्चों। तो वही तो आपको प्रूफ भी करना था। ये आप ग्राफ से भी देख सकते हो। जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो आप लोगों को पता है जब एक्सेलरेशन 0 होती है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो यही तो आता है फेज डिफरेंस। क्लियर है? अब आगे चलें। अब आ जाओ क्लास पे वापसी सब बच्चे। अब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को इमेजिन करें। हाँ दिव्या बेटा बताओ क्वेश्चन। ओमेगा का डिफरेंट नहीं, ओमेगा डिफरेंस नहीं है वो तो, चलो वो तो एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है ना, वो मैटर नहीं कर रहा। आप खाली ये वाली चीज देखो, जो ये एंगल वाली चीज है, वो वाला तो आपका एम्पलीट्यूड है। दैट एम्पलीट्यूड थिंग इज डिफरेंट कि हाँ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये वाली जो चीज है ये आपकी फेज बता रही है ना, फेज डिफरेंस तो आपका यहाँ से आएगा ना बेटा, है ना शिवानी बच्चा। फेज डिफरेंस तो आपका एंगल से आता है ना, फेज डिफरेंस के बारे में बात हो रही है। ये तो आपका एम्पलीट्यूड का डिफरेंस आ गया ना, ए ओमेगा और ए। इसे कंप्लीट करें क्वेश्चन को। हाँ एक्सेलरेशन में भी आता है, वो भी देखते हैं क्यों आता है। अब एक्सेलरेशन पे आ जाओ। ठीक है, तो आपको पता है कि x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो डिफरेंशिएट करने से आया शिवानी बच्चा। जब आप डिफरेंशिएट करते हो साइन ओमेगा टी को तो कॉस ओमेगा टी आएगा आपके पास, और ओमेगा की वैल्यू एक और आएगी क्योंकि टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड है। अब x की वैल्यू हमने देखी है, इट इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी की वैल्यू भी हमने निकाल ली, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अटक किया फिर से क्या? मुझे समझ में आ गया, ऐसे हैंड रेज होने शुरू होते हैं बच्चों के, मुझे समझ में आता था कि मेरी स्क्रीन ने कर दिया दिक्कत फिर से। वैसे वो सिग्नल बन चुका है। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमें पता है कितनी आती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ए, वो तो आप चाहे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से भी लिख सकते हो। एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये तीनों वैल्यूज क्लियर है? ये पता होनी चाहिए भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन वगैरह। मेरे को मारना मत कि मैम ये क्या करवा दिया। सारी चीजें ये क्लास में करी है बेटा। रिकॉर्डिंग आपकी कल अपलोड होगी क्योंकि वो यूट्यूब पे अभी अपलोड होगी नहीं। ठीक है, मैं अभी शीट में डाल दूंगी, बट फिर जो पर्सन यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वो कल करके आपको मैं कल दोपहर तक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। करवाया था ना बच्चों। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पे फोकस करा जाए। अब एक्सेलरेशन के केस में क्या हो रहा है, आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि साइन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ऐसा किसी ने कभी पढ़ा है? वो चीज मैं अब यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, ये चीज मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगी। तो अब दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में पाई का फेज डिफरेंस है। कैन यू गाइस सी दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। वेलोसिटी अगर आप एक्सप्रेशन लिख दोगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में भी पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आता है। सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है बच्चों? यहां तक जितने क्वेश्चंस करे हैं सब क्लियर हुए हैं? मजा आया है क्लास में? एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़े से बच्चों के डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। ठीक है, यस मैम। आगे चलें। बेटा देखो क्या होता है, आपका पेपर है 15 को, तो पेपर के पहले क्लास लेने में ना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। आप लोग ट्राई करो कि भाई खुद एक बार स्टडी करो, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, क्लास मत लो उस दिन। मतलब मैं तो अपने पेपर के पहले पढ़ती ही नहीं थी कि बिल्कुल माइंड ऑफ हो जाएगा, कोई पॉइंट नहीं होएगा। ठीक है बेटा, आइडियली दिस क्लास इज टिल 9:45, तो अभी 10-15 मिनट्स है, तो अभी थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वो भी आपका डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैं क्या करती थी, या तो फिर मेरी दो सिचुएशंस रहती थी, मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं बता रही हूँ कि मैं रात को पढ़ाई नहीं करती थी, मैं रात को अपनी नींद लेती थी।
तो मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठ के 6 बजे के आसपास एक बार क्विक रिवीजन अपने आप कर लेती थी अपनी, जो भी मेरा पेपर रहता था उसकी सारे के सारे चैप्टर्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लिए, बिकॉज जब आप फ्रेश माइंड से उठते हो तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है रिविजन के लिए। या फिर अगर मुझे पेपर का ऑलरेडी सब कुछ आता होता था, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ऐसे सब्जेक्ट में मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती थी, तो वो वाले पेपर्स में आई डिड नॉट यूज टू वेक अप, मैं अपना सोती थी मस्त ऐसे पढ़ पुढ़ के, फिर अगले दिन जाकर पेपर दे देती। स्ट्रेस मत लो यार, पेपर के पहले स्ट्रेस मत लो, ठीक है? अपनी रिवीजन करो, खुद अपना थोड़ा सा ऐसे मेडिटेशन करो, थोड़ी पूजा वगैरह करो, अपना माइंड को रिलैक्स करो, फिर अपना पेपर दो, ठीक है? अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करना पेपर से पहले सही है अगर आप रात को टाइम पे सो रहे हो, क्योंकि आप जब फ्रेश माइंड से उठते हो ना, जो भी आप पढ़ते हो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुसता है। अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो तो बहुत अच्छे से घुसता है। नहीं, आई यूज टू लव कंप्यूटर साइंस, मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत पसंद थी, वो जैसे सी प्लस प्लस वगैरह में कोड वगैरह बनाते थे ना, बढ़िया बढ़िया, मुझे बहुत मजे आते थे। मतलब वो आपकी चॉइस है, मैं तो ये बोलूंगी जैसे आपको लगता हो वैसे करो, बट स्ट्रेस मत लो, बस थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा अच्छे से पूजा करो, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहो, 5 मिनट की वॉक पे चले जाना, उसके बाद आके आपको रिवीजन करनी है तो रिवीजन भी कर लेना, बट हाँ थोड़ा सा रिलैक्स माहौल रखो, ठीक है? अब ये वाला करें क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। हाँ हाँ, मेडिटेशन तो करो यार थोड़ा सा, वैसे यार मैं तो जैसे मेडिटेशन के लिए आपको जैसे सही लगती हो आप वैसे करो, बैठते हैं अपना थोड़ा सा ओम भूर्भुवः स्वः कर लिया, ओम कर लिया, ये सब चीजें करते हैं, मतलब यही सिखाया है मेरे को ऐसे इंटरनेट ने, तो इंटरनेट जो सिखाता है हम वो करते हैं, बाकी आप लोगों को जो सही लगता हो। मैं जब पहले एक्सरसाइज करती थी तो मेरे सर बोलते थे कि आप मेडिटेशन में इमेजिन करो कि आप अपनी बॉडी से निकल गए एंड यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस। तो आप इमेजिन करो कि आप इस रास्ते से जा रहे हो, आप रास्ते में क्या क्या देख रहे हो, तो आप पूरा लूज करोगे अपने माइंड को और आप एक्चुअली बहुत रिलैक्स फील करोगे, ठीक है? हाँ वही मैं बोल रही हूँ सुहाना, आप अपना करो, सबका अपना अपना तरीका है मेडिटेशन करने का, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले वो करो चीज, बच्चा वही मेडिटेशन होता है। वॉइस को फॉलो करो, कानों में कुछ लगा लिया, ऐसे वाटरफॉल वगैरह की आवाज सुन ली, यही सब होता है, बस मुझे इतना ही आता है, आगे मुझे कुछ आता नहीं। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है बेटा, समीर का भी आइडिया बढ़िया है, आप नमाज पढ़ लो, वो भी अच्छा आइडिया है। अच्छा खाना खा के रिलैक्स हो रहे हैं बच्चे, ऐसे सुबह पेपर से पहले छोले भटूरे खा लोगे फिर सोते रहना पेपर के अंदर। हाँ दैट इज व्हाट आई डिड, मतलब वो आवाज जो होती है वो कानों में जब गूंजती है तो इट इज गुड। अब ये एक्सप्रेशन निकालते हैं फाइनल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको देखो फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद अपनी क्लास हम फिनिश करेंगे, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोला है कि सिंपल पेंडुलम के लिए बताओ कि वो एसएचएम परफॉर्म करता है और उसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन डिराइव कर दो। तो सिंपल पेंडुलम वाला केस हम बहुत बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, राइट? वी हैव डिस्कस दिस केस मल्टीपल टाइम्स इन द क्लास, करा ही नहीं करा? बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं सिंपल पेंडुलम के बारे में कुछ भी, फिर बच्चे खाएंगे मार, क्योंकि मैंने सिंपल पेंडुलम 50 बार पढ़ाया है क्लास के अंदर। करा है? तो सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होता है, आपका पेंडुलम कुछ इधर है, सपोज आपका पेंडुलम कुछ इधर है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी ये भी आप लिख सकते हो। आपको पता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ये जो पेंडुलम की लेंथ है वो आपकी एल के बराबर है, यू नो दैट द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू एल, है ना? ये जो पेंडुलम है इसके अंदर आपकी टेंशन वाली फोर्स भी लग रही होगी, लगेगी मैम, ऑब्वियसली लगेगी, टेंशन की फोर्स आपकी लग रही है टी के बराबर, एमजी भी लग रही है इधर, एमजी भी लग रही है सच दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, तो ये वाली जो चीज है ये हो जाएगी आपकी एमजी कॉस थीटा, और ये वाला जो इसका कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में चल रहा है, दिस विल बी इक्वल टू एमजी साइन थीटा। इज दिस थिंग क्लियर गाइस कि कैसे मैंने रेजोल्यूशन कर दिया फोर्सेस का? पढ़िए ऐसी कोई चीज, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ऐसे फैंसी वर्ड, हैव यू गाइस स्टडीड दिस? तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो mg sin थीटा है, दिस इज द फोर्स विच विल टेंड टू, दिस इज द टॉर्क विच विल टेंड टू ब्रिंग माय पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन, है ना? तो यहाँ पर अगर मेरे को टॉर्क की वैल्यू लिखनी है, टॉर्क विच ब्रिंग्स, किसी तरीके से ये डेरिवेशन लिखना, टॉर्क विच ब्रिंग्स द पेंडुलम, टॉर्क विच ब्रिंग्स द पेंडुलम बैक टू इनिशियल पोजिशन, बैक टू मीन पोजिशन। टॉर्क क्या होती है किसी को याद है? रोटेशन वाले बच्चों को जिन्होंने रोटेशन थोड़ा सा पढ़ रखा है, टॉर्क कितनी होती है आपकी? टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर आर्म डिस्टेंस, है ना? तो फोर्स कितनी हो गई इधर mg साइन थीटा, नेगेटिव इसको लिखते हैं हम, फोर्स हो गई आपकी mg साइन थीटा एंड यू मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, तो ये लेंथ हो गई l के बराबर,
टॉर्क आपकी हो गई माइनस mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। और टॉर्क की वैल्यू आप लोगों को पता है कि आई अल्फा के बराबर भी होती है। इज दिस ओके गाइस? ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज होता है, ठीक है। अगर आपका एंगल छोटा है तो साइन थीटा की जो वैल्यू रहती है इट इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो अब आप टॉर्क की वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस एम जी एल थीटा। तो ये आ गई एस एच एम, दिस इज एस एच एम, कैन यू गाइस सी दिस इज एस एच एम, राइट। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी एल अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो ये दोनों एस एच एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इस केस में एस एच एम हो रहा है। सबसे पहले ये चीज समझ में आई बेटा, एम जी साइन थीटा ये वाली फोर्स है ना, यही फोर्स तो वापसी लाएगी इस पेंडुलम को, वापसी यही वाली फोर्स तो वापसी लाएगी ना पेंडुलम को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हुई। अब आगे चलें, इसका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन और निकाल लेते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। बेटा देखो आपका हो क्या रहा है, यहाँ पर आई अल्फा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन टाउ के इक्वल होता है। जैसे फोर्स आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, वैसे ही टाउ इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो टॉर्क है इट इज ब्रिंगिंग दिस पेंडुलम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो जो टॉर्क है इट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये जो mg sin थीटा वाली फोर्स है इसकी वजह से टॉर्क लग रही है। और क्या वैल्यू हो जाएगी उस टॉर्क की, माइनस mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल, जो ये लेंथ के बराबर है वो हो जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा कल होगा आपका वेव्स वाला जो चैप्टर है वो कल होएगा। तो यहाँ से मैंने टॉर्क की वैल्यू अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो स्मॉल एंगल पे ही आपका सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो टॉर्क की वैल्यू छोटे एंगल के लिए कितनी हो जाएगी, माइनस एम जी एल थीटा। सो एक्सेलरेशन इज माइनस एम जी एल मल्टीप्लाइड बाय आई थीटा। तो ये आपकी एस एच एम की इक्वेशन ही तो है, ये आपकी एस एच एम की इक्वेशन ही तो है। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूं यहाँ पर, दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एम जी एल अपॉन आई, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन आई, तो मेरे पास यही तो वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आएगी? यस मैम, नो मैम, बेटा शाम को ही होगा, शाम को 5 बजे वाली जो क्लास होती है। अब आपका जो पेंडुलम है, पेंडुलम जो है आपका, पेंडुलम के केस में आई जो होता है, आई की वैल्यू आपके पास आती है एम एल स्क्वायर, ठीक है। जो आपका पेंडुलम को केस होता है उसमें आपकी आई की वैल्यू आ जाती है एम एल स्क्वायर के बराबर। तो वो मैं अपनी ओमेगा की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, आई कैन सब्सटीट्यूट दैट इन द वैल्यू ऑफ ओमेगा। यस मैम, नो मैम, हाँ बेटा एक सेकंड मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। पेंडुलम के केस में आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर के बराबर होती है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है एम जी एल अपॉन आई, मतलब इट इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन एम एल स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी अपॉन एल, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। यही तो होता है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, दिस इज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज। क्लियर है बेटा, समझ में आया ये क्वेश्चन? सबसे पहले टॉर्क निकाली, दिखाया कि भाई एसएचएम हो रही है, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन भी टॉर्क भी इसलिए एसएचएम हो रही है। एक्सेलरेशन वाले एक्सप्रेशन से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी और वहां से मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। अभी समझ में आया बिंदास? ठीक है सुहाना बेटा, समझ में आया? सुहाना सोनाली बच्चा, नहीं अब इतना ही करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। ये चैप्टर में एक खाली आपकी स्प्रिंग वाली डेरिवेशन और बची है, एनर्जी वाली डेरिवेशन बची है, तो वो आप थोड़ा सा नोट से देखने की कोशिश करना बच्चों। मजा आया? कल बेटा आपका रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, और आपका सबसे पहली क्लास में वेव्स पढ़ेंगे। सो दैट विल बी दी स्केड्यूल फॉर टुमारो। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी क्लास गाइस, थैंक यू सो मच बच्चों।